Good morning, ninth class. Dear students, as you know, yesterday we started the first chapter of economics. The name of the chapter is The Story of Village Palampur. In this topic, we read through the story of Palampur. We will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. On the next page, we also read about the factor of productions. Production it depends on four factors, that are land, labor, physical capital and human capital. In this chapter we read only first three factors, that is land, labor and physical capital. Dear students, we also read the physical capital, and physical capital is also divided into two capitals, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल्स. फिर फिक्स्ड कैपिटल क्या आती है बेटा, जो वन टाइम हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिस प्रोडक्शन पर, जिस टूल्स पर या मशीनरी पर हमने वो इन्वेस्टमेंट की है तो वो फर्दर हमें बेनिफिट देती रहती है, फर्दर हम उससे कैपिटल जो है वो लेते रहते हैं. लेकिन जो वर्किंग है, जो वर्क में है, वन टाइम जो है अगर वो यूज़ की और वो फिनिश हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम हमें फिर वो कैपिटल चाहिए. जैसे फार्मर्स को सीड्स के लिए चाहिए, मनी इन हैंड होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इरिगेशन भी है या सीड्स खरीदने हैं या फर्टिलाइज़र्स खरीदने हैं. इसी तरह पॉटर का हमने इसमें और वीवर का एग्जांपल पढ़ा था कि वीवर को क्या चाहिए, यार्न चाहिए एवरी ईयर, और कुम्हार को क्या चाहिए, क्ले चाहिए, जो पॉटर होता है ना, बर्तन बनाता है. तो मतलब कि ऐसी कैपिटल जो हमें बार बार चाहिए उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, वर्किंग कैपिटल. तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमने शुरू कर लिया था फार्मिंग इन पालमपुर, जिसमें हमने लैंड इज फिक्स्ड का पढ़ा था कि लैंड को बढ़ाया नहीं जा सकता. और विलेज पालमपुर के थ्रू हम एग्जांपल से पढ़ेंगे कि पालमपुर में 75% जो लोग हैं वो किस में एंगेज हैं, फार्मिंग के अंदर. तो वहाँ फिक्स है लैंड, उसी फार्मिंग के ऊपर वो कैसे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे वो जो है क्वालिटी और क्वांटिटी को बनाते हुए वो लैंड के अंदर जो फिक्स लैंड है उसमें ग्रो कर सकते हैं. और 75% जो मोस्टली वो क्या कर रहे हैं, फार्मर्स हैं, चाहे वो बिग हों चाहे स्मॉल फार्मर्स हो या लैंडलेस लेबरर्स हो. तो लैंड इज़ फिक्स्ड. हम नेक्स्ट पेज निकालें बेटा, पेज नंबर 3. थर्ड पेज पर हमने पढ़ना है, इसी का ही नेक्स्ट टॉपिक है जो लैंड इज़ फिक्स्ड है. बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड. 1960 के बाद मैंने समझाया था तुम्हें कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुकी थी तो उसमें जो साइज़ ऑफ प्लॉट्स थे वो चेंज कर दिए थे. पहले स्मॉल साइज़ से अब लार्ज जो है वो उनका स्केल कर दिया, हेक्टेयर कर दिया. पहले बीघा होता था, जो स्मॉल पीसीज ऑफ लैंड होते थे जिसमें सिर्फ लोग अपने यूज़ के लिए एग्रीकल्चर करते थे. लेकिन आज के टाइम में कल्टीवेशन क्यों कर रहे हैं, हमने कमर्शियल जो है एग्रीकल्चर में चेंज कर दिया, अपनी एग्रीकल्चर को कमर्शियल हो गया है क्योंकि हम उसको प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहते हैं. तो क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी डिक्रीज़ हो रही है. तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं. दीज एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन. अब वहाँ पर क्या करना है विलेज पालमपुर में कि जो कल्टीवेटेड लैंड है, वेस्ट लैंड है, बैरन लैंड है, उसको फर्टाइल कर लिया है. लेकिन लैंड तो फिक्स है ना बेटा, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता. उसके ऊपर ही उन्होंने क्या करना है, प्रोडक्शन की एक्टिविटी करके अपनी जो है क्रॉप को ग्रो करना है. बॉक्स के अंदर देखो क्या है, इसमें स्टैंडर्ड यूनिट बताई हुई है, मेजरिंग दी लैंड हेक्टेयर. आज हम हेक्टेयर में ही मेज़र करते हैं किसी भी लैंड प्लॉट को. पहले ये किस में होता था, जो देसी लैंग्वेज है, बीघा, ठीक है, गुइंथा, अलग अलग लोकल नेम है ये, 1 बीघा 2 बीघा ऐसी कुछ
लोगों के पास जो स्मॉल फार्मर्स थे खेती करते थे बेटा। सेकंड टॉपिक है इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब यहाँ पालमपुर के अंदर ही बोला है कि लैंड तो फिक्स है, तो कोई ऐसा वे है, कोई ऐसी टेक्निक है जिससे कि सेम लैंड के ऊपर हम ग्रो कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को ले सकें बेटा। तो वो एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि पालमपुर के लोग क्या ऐसे एफर्ट्स करते हैं कि उस पे फिक्स लैंड पे वो प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ करते हैं बेटा। तो बुक में ही देखें साथ साथ में आप लोग। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न साइड में पालमपुर विलेज है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, और मोस्टली जो लैंड है वो कल्टिवेटेड है, यानी कि फर्टाइल है और खेती हो रही है उसके ऊपर। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, कोई भी लैंड जो है वो खाली नहीं है। आइडल मीन्स वेस्ट नहीं है, जितनी भी लैंड है उसका यूज़ कर रहे हैं पालमपुर के जो लोग हैं। ड्यूरिंग दी रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार फीट। अब रेनी सीजन, अब उन्होंने सीजन के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं वो, तो इसलिए तो वो टॉपिक है ना, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब देखेंगे हम कि सीजन के अंदर पूरे ईयर में जो 4 सीज़न आते हैं उसमें वो कौन कौन सी फसल लेते हैं बेटा। तो पहला आ गया सीज़न रेनी सीज़न। अब इसको अंडरलाइन करेंगे कि ज्वार जो है वो किस में आती है, ज्वार बाजरा खरीफ क्रॉप्स में। खरीफ और रबी जो हमारी फसलें हैं उसको भी 3 कैटेगरी में रखा गया है, खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ के अंदर देखो आजकल जो है अब कौन सी फसल आ रही है, गेहूं की। जो वीट है उसको रबी बोलते हैं, और जिसमें हम चावल वगैरह ग्रो करते हैं तो वो खरीफ। तो इसकी भी आइडेंटिफिकेशन हम बड़े इजीली कर सकते हैं कि कौन सी जो क्रॉप्स हैं, कौन से ऐसे सैरल्स हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं खरीफ में, रबी में या जायद में। तो खरीफ की क्रॉप्स वो होती हैं जो खिल जाती हैं, जैसे चावल है, मक्का है, सनफ्लावर है, खिलने वाली फसलें। तो ये एक वैसे ही ट्रिक है, इसको आप देसी ट्रिक कह सकते हो। खरीफ जो है वो खिलने वाली फसलें होती हैं, और रबी में कौन सी आती हैं जो सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं। रबी के रोड़े और खरीफ की खिला। रबी मतलब रोड़े जो पत्थर होते हैं ना वो कितने हार्ड होते हैं। अब इसमें कौन से आ जाते हैं, वीट आ जाता है, ठीक है बेटा, और ग्राम आ जाता है। इसी तरह जो हम घर में खाते हैं ना, चने, काले चने, सफ़ेद चने, जौ है, ये सब जो है वो किस में ऐड होते हैं, रबी में। और रबी की जो देखो इनकी ग्रोइंग सीजन भी अलग अलग है, आगे पढ़ेंगे हम। खरीफ खिलने वाली फसलें, रबी यानी कि हार्ड फसलें, और जायद वो वाली फसलें होती हैं जो शॉर्ट सीजन के अंदर ग्रो होती हैं। अब जो सीज़न चल रहा है वो शॉर्ट सीज़न है, क्योंकि उसके बाद मानसून आ जाएगा और फिर खरीफ जो है ना वो ग्रो हो जाएगी। तो अब आप खा रहे हो, वाटरमेलन भी आ गया है, ठीक है, आप जो है खीरा वगैरह, कुकम्बर है, वो भी खा रहे हो। तो जिसमें ये खीरा, ककड़ी और तरबूज, खरबूजा, ये वाली जो फसलें हैं इस शॉर्ट सीजन में ही ग्रो होती हैं। ये 2 महीने की फसलें हैं, इसको जायद की फसलें बोला जाता है। अब हम चैप्टर में देखते हैं कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, यानी कि ज्वार और जो बाजरा है ये खरीफ क्रॉप्स हैं, तो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं पालमपुर के लोग। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। अब ये किस लिए यूज़ करते हैं, जो वो पशु पालते हैं, जो उनके पेट एनिमल्स हैं, दूध देने वाले पशु हैं, उनके लिए वो चारा जो है प्रोवाइड करवाते हैं इन फसलों से। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और अक्टूबर और दिसंबर के बीच जो 2 मंथ हैं उनमें वो क्या ग्रो करते हैं, पोटैटोज़, आलू की खेती करते हैं। इन द विंटर सीज़न, अब विंटर सीज़न शुरू हो गया तो वहाँ पर रबी जो फील्ड हैं आर सोन विद
वीट। अब तीसरी फसल जो है वो वीट है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर कीप अनफ वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल फॉर द सरप्लस इन द मार्केट एट रायगंज। रायगंज जो है वो एक मंडी है उनके पास। हमने पढ़े थे ना, दो शहर जो है, एक कस्बा है, टाउन जो है वो पालमपुर के साथ लगता है। एक शाहपुर मंडी है, एक रायगंज है। तो रायगंज बड़ा सिटी है जिसमें मार्केट है, और पालमपुर के लोग जो अपनी सरप्लस प्रोडक्शन है अपनी फैमिली की कंजप्शन के लिए रख के बाकी जो वीट है वो सेल कर देते हैं। पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। अब एक और फसल ग्रो करते हैं वो शुगर केन, यानी ये पूरे साल के अंदर तैयार होती है, हार्वेस्ट होती है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जगरी इज़ सोल्ड टू ट्रेडर इन शाहपुर। जो शाहपुर मंडी है साथ में, वहाँ पर जो शुगर केन ग्रो करते हैं फार्मर्स, वो शुगर केन भी सेल करते हैं, और शुगर केन से जो जगरी यानी जो गुड़ बनाया जाता है वो भी सेल करते हैं। लास्ट पैरा देखें वन साइड का। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। अब मेन रीज़न क्या है कि जो पालमपुर के फार्मर्स हैं वो 3 डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं 1 ईयर में ग्रो कर रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ बेटा? ड्यू टू दी वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। उनके पास जो है इरीगेशन क्या आता है बेटा? सिंचाई, जो खेतों में पानी देते हैं उसको इरीगेट करते हैं, तो उनके पास वेल डेवलप्ड सिस्टम है इरीगेशन का। अब इरीगेशन कैसे पॉसिबल हुई? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी है, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं। तो जिसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके लिए पॉसिबल हुई? इरीगेशन के लिए। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। बहुत जल्दी जो विलेज था उसके अंदर क्या आ गई थी? इलेक्ट्रिसिटी, जिससे इरीगेशन जो है वो पॉसिबल हो पाई। पर्शियंस व्हील्स, पहले क्या होता था? अब जब ट्यूबवेल जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं तो शुरू से सिस्टम नहीं था। बिजली तो 1970 के बाद आई है बेटा। हर गांव तक जो है बिजली 1970 तक पहुंची है, मेरा जहां तक मुझे नॉलेज है। तो 1970 के बाद इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉपर रन की है अपनी कंट्री में। तो वहाँ उससे पहले खेती लोग कैसे करते थे? फार्मर जो है अपने खेतों में पानी कैसे देते थे? पर्शियन व्हील, आपने देखा होगा ना, एक वो पहिया सा घूमता है और उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं जो कुएं से पानी भर के वो बाहर फेंकते हैं, और उसको चलाता कौन है? एक बैल। तो पर्शियन व्हील जो है वो व्हील को चला रहा है बैल, और वो घूमता है, और जैसे ही जो पार्ट नीचे जाता है कुएं के, उससे पानी फिल होता है और वो जैसे ऊपर आता है और बाहर थ्रो कर देता है। तो ये सिस्टम था, और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम था ये। बहुत ही कम वाटर बाहर निकलता था कुएं से, वेल से, और लेकिन टाइम भी बहुत लगता था। इसलिए खेती जो थी वो एक लिमिटेड एरिया में ही की जाती थी। अब इरिगेशन के लिए क्या आ गया उनके पास? ट्यूबवेल्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, एनफ वाटर है, इसलिए फार्मर्स जो है वो अपने कोशिश करते हैं और फसल जो है 3 और 4 फसलें साल में ले लेते हैं पालमपुर के लोग। ये जस्ट विलेज पालमपुर की स्टोरी नहीं है, पूरे देश में भी यही सिस्टम है बेटा। हमने सिर्फ प्रोडक्शन के फैक्टर्स समझने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो कोई ना कोई एक इमेजिनरी विलेज जैसे पालमपुर है, हाइपोथेटिकल विलेज है, एक वैसे एक कल्पना करके आपको अंडरस्टैंड करवाया गया है कि प्रोडक्शन के लिए क्या क्या नीड है। नेक्स्ट आइए देखें, फार्मर्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स। पीपल saw that the electric run tubes could irrigate much larger area of land more effectively. The first few tubes were installed by the government. स्टार्टिंग में जब विलेज पालमपुर में ये सिस्टम शुरू हुआ था ट्यूबवेल्स का, तो गवर्नमेंट ने कुछ ट्यूबवेल्स लगवाए थे। फिर उसके बाद सून हावर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। फिर लोगों ने अपने भी ट्यूबवेल लगवाने शुरू कर दिए। जो लैंडलॉर्ड से जो 80 फैमिलीज़ थी वो रिच थी,
पालमपुर के अंदर, तो उनके पास ये सब फैसिलिटीज़ थी, इसलिए उन्होंने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगवा लिए। एज अ रिज़ल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरीगेटेड। 1970 तक क्या रिज़ल्ट हुआ कि वहाँ पर जो विलेज पालमपुर था 200 हेक्टेयर तक की जो लैंड थी वो इरीगेट हो रही थी थ्रू ट्यूबवेल से बेटा। बॉक्स के अंदर देखो आप, नॉट ऑल विलेजर्स इन इंडिया हैव सच हाई levels of irrigation. Apart from the riverine plains, coastal region in our country are well irrigated. In contrast, plateau regions such as the Deccan Plateau have low levels of irrigation. Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. ये आज की भी बात आ रहे हैं कि अगर विलेज पालमपुर को देखते हैं कितना एडवांस विलेज है, जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं लोगों के पास, लेकिन मोस्टली हर विलेज के अंदर नहीं है। कुछ ऐसे विलेज भी हैं जो आज भी बैकवर्ड है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, वहाँ पर वाटर का कोई सिस्टम ही नहीं है, ना रिवर्स है, ठीक है, और ना ही अंडरग्राउंड वाटर है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है उसमें कोई वाटर नहीं है, सिर्फ मॉनसून के सीज़न में जो 4 मंथ हमारा रेनी सीज़न होता है उसमें वो जो वाटर मिलता है उनको उसको स्टोर कर लेते हैं। तो ये सिस्टम जो है सेम नहीं है। जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है उसमें जो वाटर के सभी जो सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो रेन वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, चाहे अंडरग्राउंड वाटर हो, तो वाटर इनफ है। इसलिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, झारखंड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर होती है बेटा। नेक्स्ट देखें, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग अभी हमने पीछे पढ़ा कि वो साल में 2, 3, 4 फसलें ले रहे हैं, ज्वार बाजरा भी उगा रहे हैं, खरीफ रबी की क्रॉप्स भी उगा रहे हैं, और शुगर केन भी बहुत सारे फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं। तो टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। बहुविध प्रणाली कहते हैं कि जो बहुविध फसल प्रणाली है, बहुविध बहुत सारी फसलें ग्रो करना एक ही साल के अंदर सेम लैंड के ऊपर, उस सिस्टम को कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ अ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर क्या कर रहे हैं? ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। 2 मेन क्रॉप्स तो हर साल होती हैं, और मे बी पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। तीसरी फसल के रूप में वो क्या ले रहे हैं बेटा? पोटैटोज़। यानी कि खरीफ और रबी में मेन क्रॉप्स क्या हो गई? राइस और वीट। उसके अलावा वो जो थर्ड फसल ले रहे हैं, मोस्टली जो फार्मर्स ले रहे हैं वो क्या है? पोटैटोज़। आलू की खेती भी कर रहे हैं बेटा। तो थर्ड क्रॉप क्या है? पोटैटो। नेक्स्ट पे निकाल लें। आप एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं जब आप चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो उसमें जो आपको ये पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं वो आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो अपनी कॉपी को डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी हैं। चैप्टर के अंदर कोई ना कोई हमने एक्टिविटी ज़रूर करनी है बेटा। अब इसमें कुछ टेबल्स दी हुई हैं। कल्टीवेटेड एरिया मिलियन हेक्टेयर, पहली टेबल देखो आप लोग 1.1, इसमें 1950 से लेकर 2012 तक बताया हुआ टेबल के अंदर कि हर साल जो है कल्टीवेटेड एरिया और मिलियन हेक्टेयर, उसमें प्रोडक्शन की क्वांटिटी बताई हुई है। लैंड तो फिक्स है, लेकिन देखो 1950 में
मिलियन हेक्टेयर के अंदर कितनी प्रोडक्शन हो रही थी, 120, और 2012 में वो बढ़कर हो गई है 155। अब कितनी जो इंक्रीज़ हुई है देख रहे हो आप लोग, हर साल जो है प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। अब इसके पीछे भी क्या रीज़न है, क्यों फसल की जो क्वांटिटी है सेम पीस ऑफ लैंड में इंक्रीज़ हो रही है बेटा? यूज़ ऑफ HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सेस में यूज़ कर रहा है फार्मर, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है। नीचे भी सारी डायग्राम्स दिखाई हुई हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो इस टेबल के अंदर। इज़ इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरीगेशन, वाई? ये टेक्सचर क्वेश्चन है, हम उसमें सॉल्व कर लेंगे कि हम इरीगेशन के अंडर एरिया को बढ़ा सकते हैं। अब हमने पढ़ा था कि कुछ लोगों के पास ट्यूबवेल है या कुछ विलेजेस के अंदर इरीगेशन फैसिलिटी है और बाकी विलेजेस के अंदर नहीं है, तो उन्होंने यही पूछा है कि क्या इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज़ एरिया अंडर इरीगेशन। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करवा सकती है किसानों को इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक फैसिलिटीज़, लोन वगैरह देकर, कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो भी मॉडर्न मशीन्स को यूज़ कर सकें और अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। तो नीचे एक टेबल दी हुई है, इसको अगर आप फिल करना चाहते हो तो बेटे कर सकते हो, नहीं तो मैं ही करवाऊँगी आपको। इसमें क्या बताना है, नेम ऑफ क्रॉप, फर्स्ट बॉक्स में देखो आपने नेम ऑफ क्रॉप, जो विलेज पालमपुर में क्रॉप्स अलग अलग हमने पढ़ी थी, ज्वार, बाजरा, खरीफ, रबी, वीट, राइस होगी ना। खरीफ क्या हो गई, राइस, और रबी क्या होगी, वीट। पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया। तो इसमें 3 ही बॉक्स बने हुए हैं, तो हम मेजर क्रॉप्स जो है वीट, राइस और पोटैटो इसमें लिख सकते हैं। मंथ सोन, किस महीने में बोई जाती हैं, किस में काटी जाती हैं, और सोर्स ऑफ इरीगेशन क्या है उनके पास, टैंक्स है, ट्यूबवेल्स हैं, कैनल्स हैं। तो ये आपने टेबल फिल करनी है पीछे से चैप्टर को दोबारा रीड करके बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट देखें इसमें, फॉर हायर यील्ड, यील्ड इज मेजर्स एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। सिंगल सीजन यानी कि सेम सीजन में हम पीस ऑफ लैंड पे हायर यील्ड, यानी कि यील्ड क्या आता है बेटा, फसल, उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। टिल द मिड 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड्स। 1960 से पहले उसी सेम पीस ऑफ लैंड पर हम जो ग्रो कर रहे थे वो क्वांटिटी वाइज बहुत कम था, लेकिन 1960s के बाद वो हमने पढ़ा है टेबल के अंदर कि वो इंक्रीज़ हो रहा है, हर ईयर में वो मिलियंस जो है हेक्टेयर ज़मीन के अंदर जो है प्रोडक्शन बढ़ ही रही है बेटा। फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर्स। ये सब ट्रेडिशनल मेथड से जो फार्मर्स यूज़ करते थे, काउ डंग यूज़ करते हैं, आज भी करते हैं बेटा। और मैन्योर जो है नेचुरल मैन्योर, मैन्योर क्या होता है बेटा, खाद, जो फर्टिलाइजर्स थे। तो ऐसे जो खाद थी जो नेचुरल तैयार होती थी उसको ही किसान यूज़ करते थे। ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। ये किसान आज भी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है या जिनके पास स्मॉल लैंड एरिया है, तो वो बिल्कुल भी मार्केट से जो HYV सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो नहीं ख़रीद पाते। तो वो जो घरेलू ट्रेडिशनल सिस्टम है उसी को अडॉप्ट किए हुए हैं बेटा। नेक्स्ट पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है इसके अंदर बेटा। ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज़। ये फुल फॉर्म लर्न करें, HYV स्टैंड फॉर हाई यील्डिंग वैरायटीज़, यानी कि जो हाइब्रिड ब्रीज आ रहे हैं आजकल, जो बीज है ना, सीड है, वो हाइब्रिड आ रहे हैं। वो ऐसा कोई उसमें बीज बेकार नहीं होता जो ग्रो नहीं होता बेटा। पुराने टाइम में जो पैदा होता था उसी को ही सीड के रूप में रख लेते थे। आज किसान क्या करते हैं,
उसको सीड के रूप में नहीं रखते, सीड मार्केट से परचेज़ करते हैं HYV सीड्स, ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ सके बेटा। कंपेयर टू दी ट्रेडिशनल सीड्स, HY सीड्स क्या करते हैं, टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। ये हमें प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस मीन्स ऐसा कोई भी सीड नहीं होता जो ग्रो नहीं होता बेटा। HYV सीड्स का मतलब यही है कि जितने भी आप सीड ग्रो कर रहे हो उसमें प्रोडक्शन होनी ही होती है बेटा। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water or also chemical fertilizers and pesticides. ठीक है बेटा, ये टॉपिक आज हम यहीं तक रीड करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना, दोबारा से फिर कल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है बेटा, टिल देन goodbye.